प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ ले, मैं करता हूँ बोर्ड पे। जी पढ़ लिया। बेहतर सवाल की मैनेजमेंट यह है कि एसओएफपी भी खोल लेंगे, वर्किंग्स भी खोल लेंगे। एसओएफपी में जितनी लाइनें हैं वो लाइनें लिखते जाएंगे और ब्रैकेट खोल के पी प्लस एस कर लिया। तो एसओएफपी करें खाली, क्या क्या है उसमें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कर रहा हूं। पीपीई कितना है? 65 प्लस 75। और क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इसमें एक तसल्ली कर लिया करेंगे कि क्या सिर्फ पी की एस में इन्वेस्टमेंट है या और भी है। तो हमें एस के कॉलम में भी नजर आ रही है, इसका मतलब और भी है। हमने उड़ानी कौन सी होती है? जो पी ने एस में की हुई है, तो वो उड़ा देंगे। कितनी है? 50 प्लस 10। वो जो पी ने एस में की हुई है वो यहां से मैं माइनस कर दूंगा। हम लोग एसओएफपी की सारी लाइनें लिखते जाएंगे, ब्रैकेट खोल के पी प्लस एस। आगे एक दो लाइनें छोड़ी, एक तो गुडविल आ जाएगी, और जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो नए एसेट भी आ सकते हैं। तो नॉन करंट की हेडिंग देके जितना सवाल में लिखा था वो तो लिखा, उसके अलावा भी एक दो लाइनें छोड़नी। करंट एसेट्स में आगे इन्वेंट्रीज 12 प्लस, आगे डेटर्स 12 प्लस 13, आगे 7 प्लस 8, आगे कैपिटल सिर्फ पेरेंट का कितना? प्रीमियम 5, अदर रिजर्व वर्किंग 2, रिटेन अर्निंग वर्किंग 3, एनसीआई वर्किंग 4, आगे क्रेडिटर्स जी 21 प्लस 22। ये हमने एसओएफपी की लाइनें लिखी, ब्रैकेट खोले, पी प्लस एस शुरू कर दिया।
चले वर्किंग्स में गुडविल कंसिडरेशन ट्रांसफर कितनी? कितनी? 47,000। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है कि प्रोपोर्शनेट पे है? कितनी है? 16 पर शेयर। कितने शेयर लिए हमने? तो एस के शेयर्स टोटल हैं कितने? 3200। हमने ले लिए 90%। एनसीआई के पास कितने छोड़ दिए? 320। तो 320 शेयर्स रह गए उनके पास और एक की फेयर वैल्यू 16 5120। एस का कैपिटल 32,000, प्रीमियम 3,000, अदर रिजर्व्स तब कितने थे? एक्विजिशन डेट की फिगर्स लेनी है हमने। कितने थे तब? 3,000। तब रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? 70। फोर 5 6 6 2 0। अदर रिजर्व्स अभी इस वक्त पी के कितने? 14,000। एस के कितने? कल कितने थे एस के? 4,000 का 90%। जब मैं आपको और एडजस्टमेंट पढ़ा लूंगा ना, तो अभी चूंकि पहला सवाल कर रहा हूं बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने वर्किंग साथ ही क्लोज कर दी, वरना मैं सब साइमल्टेनियसली चलाऊंगा। अभी इस वक्त रिटेन अर्निंग कितनी है? 61,000। एस की 53,000। कल कितनी थी? चलें, यहां तक मैं रुका हूं, यहां तक नोट कर लें, यहां तक रुक गया हूं मैं, यहां तक पहुंचे फिर आगे चलाता हूं। जी यहां तक पहुंचेंगे तो मैं चलता हूं आगे। जी चलें अदर इंफॉर्मेशन में आए।
पॉइंट नंबर 1 डन, पॉइंट नंबर 2 डन, पॉइंट नंबर 3, गुडविल की 1000 रुपए इंपेयरमेंट है। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है या प्रोपोर्शनेट पे है? फेयर वैल्यू। तो इंपेयरमेंट लॉस यहां से लेस, 1000 यहां से लेस और 1000 यहां से लेस। ये 1000 की डबल एडजस्टमेंट हो गई, गुडविल से लेस और एस के कॉलम से लेस। पॉइंट नंबर 4, पी ने एस को कुछ चीजें बेची थी, ईयर एंड पे 6000 पी के डेटर्स में अभी भी शामिल है। ये जो पी के डेटर्स हैं ये इनमें 6 शामिल है और ये एस की बुक्स से टैली नहीं कर रहा। क्यों टैली नहीं कर रहा? 1000 रुपए का कैश इन ट्रांजिट है। कैश इन ट्रांजिट का मतलब है कि भेजने वाले ने भेज दिया था, जिस तक पहुंचना था वहां अभी पहुंचा नहीं है, ईयर एंड आ गया। हो सकता है सिस्टम के अंदर कहीं हो। तो जिसने भेजा होगा उसने एंट्री कर ली होगी। क्या एंट्री कर ली होगी? पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। जिस तक पहुंचना था उस तक पहुंचा नहीं है तो पहुंचा लेते हैं। पहुंचा लें तो क्या एंट्री कर लें? कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। रास्ते में पहुंच जाएगा, खैर है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। जब हमने ये एडजस्टमेंट कर ली तो ये अब भी 6 है या हमने इसको चेंज कर लिया, अब 5 हो गया। ये कर रहा है टैली, क्योंकि फर्क 1000 का था वो ठीक कर लिया। इसका मतलब 5 उसकी बुक्स में पेएबल आ रहा होगा। तो अब 5 को टैली करने के बाद 5 यहां से निकाल देते हैं और 5 यहां से निकाल देते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 है। बस अब ब्रैकेट्स हो गए बंद। यहां से निकाल दिया हमने 47। ये कौन सा है? जो पी की एस में इन्वेस्टमेंट है वो हटानी थी, ये वो हटा दी। पीपी आ गया 140। फाइव 620 इन्वेंट्रीज 23, डेटर्स 19, कैश 16, टू 1 6 6 2 0। अदर रिजर्व्स हो गए थे 17,600 और रिटेन अर्निंग्स पे आते हैं। ये क्या बना? जी 44500 और 44500 का 90%, 40050 तो ये बन गया 101050। $4000 का 10%, रिटेन अर्निंग्स 44500 का 10%, हम्म 38।
जी नोटेड। चलिए अगली एडजस्टमेंट बताता हूं। मैंने आपको 2 एडजस्टमेंट्स बता दी हैं, ठीक है। तीसरी बताने लगा, तीसरी समझाने लगा। बल्कि तीसरी एडजस्टमेंट समझा रहा हूं। कुछ गुड्स थी, पी ने ये गुड्स खरीदी 8,000 की और एस को बेच दी 10,000 की और 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया। एस को ये गुड्स कितने की कॉस्ट की? 10,000 की। एस ने ये गुड्स आगे 13,000 की बेच दी और प्रॉफिट कमा लिया 3,000। इस ट्रांजैक्शन का एसओएफपी में क्या इफेक्ट आया हुआ है कि पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में 2,000 शामिल हो चुका हुआ है और एस की रिटेन अर्निंग्स में 3,000 शामिल हो चुका हुआ है। जो बात समझा रहा हूं फिलहाल एनसीआई इग्नोर कर देते हैं, वरना फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। एनसीआई इग्नोर करके जरा बिल्कुल क्लियर बात हो जाएगी। हम लोग कंसोलिडेशन करते हुए रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पी की फिगर और एस की फिगर और एस इसमें ऐड कर लेते हैं। ये जो वर्किंग दिखाई है, पी की रिटेन अर्निंग में 2,000 आ रहा है, एस की रिटेन अर्निंग में 3,000 आ रहा है। और अगर एनसीआई इग्नोर कर दें तो ग्रुप की रिटेन अर्निंग में 5,000 आ रहा है। अभी जो किया, असल में अगर हम देखना चाहें, असल में अगर ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रांजैक्शन सोचें तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल है कि ये सेल है? सेल कौन सी है ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से? ये वाली। तो असल में ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ग्रुप की ऐनक लगा के देखें तो असल में सेल है 13,000 और असल में ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें ग्रुप को कॉस्ट कितने की हैं? 8,000 की। असल में ग्रुप ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 5,000। और हमारी कंसोलिडेशन भी हमें रिजल्ट क्या दे रही है? 5,000। तो अगर एक कंपनी दूसरे को कुछ चीजें बेचे, प्रॉफिट कमाए, और उसने भी वो चीजें आगे निकाल दी हूं, उसके पास ना पड़ी हूं, वो चीजें आगे निकल गई हूं, वो भी कुछ प्रॉफिट कमाए, तो हमारी कंसोलिडेशन टेक्निक हमें वही रिजल्ट दे देगी जो असल में हुआ है। यानी एक का गुड्स दूसरे को बेचना और कुछ प्रॉफिट कमा लेना कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब लाने लगा हूं मसला। अभी ये कोई मसला नहीं है, अब ला रहा हूं मसला। पहले कोई नहीं, कोई मसला नहीं में मसला। चलिए अब लाता हूं मसला। एस ने जो चीजें खरीदी थी उसमें से 40% इसके स्टॉक में अभी पड़ी रह गई। इसके स्टॉक में 40% अभी बाकी है, सारी आगे नहीं बेच सका। तो ये जो चीजें थी ये उसने आगे 7500 की बेच दी और 1500 प्रॉफिट कमा लिया। अब इसका एसओएफपी में रिजल्ट ये आ रहा है कि इसकी रिटेन अर्निंग में आ रहा है 1500 और स्टॉक में कितना आ रहा है? 4,000। हमने जो अभी तक कंसोलिडेशन पढ़ी उसमें ग्रुप रिटेन अर्निंग में 3,500 आ जाएगा और ग्रुप के करंट एसेट्स में स्टॉक में कितना आ जाएगा? 4,000। हम जो कंसोलिडेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ग्रुप की रिटेन अर्निंग में 3,500 आ रहा होगा और करंट एसेट्स में स्टॉक में 4,000 आ रहा होगा। असल में क्या है? असल में ग्रुप की सेल्स कितनी है? 7,500। जो चीजें असल में बिकी उनकी कॉस्ट कितनी है? 8,000। 8,000 की तो सारी चीजें थी, कितनी बिक सकी हैं? 60%। असल में ग्रुप ने प्रॉफिट कितना कमाया?
27। असल में ग्रुप के पास कितना स्टॉक बचा रह गया? 3200। 3200 कैसे आया? 8000 का 40%। असल में यह है, यानी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से असल में इन चीजों पे इतना प्रॉफिट कमाया गया है और इतना ग्रुप के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जबकि हमारी कंसोलिडेशन टेक्निक हमें क्या दिखा रही है कि प्रॉफिट इतना कमाया गया है और स्टॉक में 4000 पड़ा हुआ है। क्यों हुआ ये? हमारा रिजल्ट गलत क्यों शो हो रहा है? दो मसले हैं। एक मसला यह है कि एस के पास जो स्टॉक शो हो रहा है वो महंगी प्राइस के हिसाब से बची हुई चीजें हैं। एस अपनी जगह सही है क्योंकि एस ने तो 10 की चीजें खरीदी थी, तो एस अगर कह रहा है कि 4000 की चीजें बची हुई है तो एस ठीक है, लेकिन जब ग्रुप की एनक लगा के देखेंगे तो इन चीजों की कॉस्ट 4 नहीं है, इसमें प्रॉफिट लोडेड है। कितना प्रॉफिट लोडेड है? 800। कैसे कैलकुलेट किया 800? 4000 और 3200 का डिफरेंस। और कोई तरीका? पेरेंट ने 2000 रुपए प्रॉफिट कमाया था सब चीजों पे, उनमें से 40% बची हुई हैं, तो इसका 40% फिर इसमें छुपा हुआ है ना, तो 2000 का 40% 800 रुपए। एक और तरीका, पेरेंट ने 20% मार्जिन कमाया था, इसमें 20% मार्जिन लोडेड है, इसका 20% 800 रुपए। तो दो मसले हैं, बायर के पास जो स्टॉक आ रहा है उसमें प्रॉफिट लोडेड है, एक मसला। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4000 पे शो नहीं होना चाहिए, 3200 पे शो होना चाहिए, इस 4000 में प्रॉफिट लोडेड है। दूसरा मसला, जिसने बेचा था वो अपनी तरफ से तो मुतमईन बैठा कि मैं बेच चुका हूं, इसने इस पूरी ट्रांजेक्शन पे 2000 प्रॉफिट अपनी तरफ से कमा लिया है, लेकिन क्या ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमाया जा चुका है? जिन चीजों पे ये कमाया गया था उनमें से कुछ चीजें अभी भी ग्रुप के अंदर पड़ी हुई हैं। अपनी तरफ से समझ रहा मैंने कमा लिया है, लेकिन जब हम ग्रुप की पिक्चर देखते हैं तो वो तो कमाया ही नहीं है। जैसे आप घर से निकले हैं कोई सौदा खरीदने, अम्मी को लग रहा है आप निकल गए, असल में अभी आप घर के अंदर ही हैं, तो फिर आप घर के अंदर ही हैं, फिर नहीं गए, तो इनको लग रहा है कि चीजें बिक गई हैं, लेकिन वो तो ग्रुप के अंदर ही पड़ी हुई हैं, तो फिर तो बिकी ही नहीं। तो पेरेंट जो समझ रहा था मैं 2000 रुपए कमा चुका, उसमें से उसने कितना अभी नहीं कमाया, इसको कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो दो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? सेलर जो प्रॉफिट शो कर रहा है उसमें कुछ अनरियलाइज्ड पोर्शन शामिल है, और यही अमाउंट बायर के स्टॉक में लोडेड है। और हमें यहां लाल और हरे कंपैरिजन से भी पता चल रहा है कि असल पिक्चर से ये हमारा रिजल्ट कितना ज्यादा शो कर रहा है, 800, और असल स्टॉक से हमारा रिजल्ट क्या शो कर रहा है, 800। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है पी और एस ने एक दूसरे को चीजें बेची हों और बायर के पास अब भी उनमें से बची रह गई हों, तो जितनी बची रह गई उनमें जो प्रॉफिट लोडेड है वो अनरियलाइज्ड है। और इसकी सही ट्रीटमेंट करना चाहें तो क्या करें? प्रॉफिट में से लेस कर दें। किसके प्रॉफिट में से? जो सेलर है, यानी जब हम रिटेन अर्निंग की वर्किंग कर रहे हो ये, तो 800 रुपए किस में से लेस कर दें? सेलर में से। मेरी मिसाल में पी सेलर है तो यहां से लेस, और अगर एस सेलर होता तो यहां से लेस। तो 800 रुपए यानी यूआरपी की अमाउंट सेलर के कॉलम में से लेस, और दूसरा इफेक्ट करंट एसेट्स में स्टॉक में से लेस, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लोडेड है। तो यूआरपी क्या है? पी ने एस को या एस ने पी को जो गुड्स बेची थी उन गुड्स पे प्रॉफिट कमाया था, उन गुड्स, अच्छा वो गुड्स अगर सारी की सारी खत्म हो गई होती ना तो ये प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये प्रॉब्लम ही क्यों आ रही है? वो गुड्स अभी तक बायर के स्टॉक में पड़ी हैं, तो उनमें जो प्रॉफिट छुपा हुआ है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ट्रीटमेंट क्या बनी? सेलर वाले रिटेन अर्निंग के कॉलम से लेस और करंट एसेट्स में स्टॉक में से लेस। और ये 800 रुपए की अमाउंट कैलकुलेट कैसे की? दो तीन तरीके, बायर के पास जितना स्टॉक आ रहा है और जो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए उनका डिफरेंस, या फिर स्टॉक की अमाउंट पे मार्कअप मार्जिन लगा लें, या फिर जितना प्रॉफिट कमाया था उसमें वो पोर्शन ले लें जो रिमेनिंग स्टॉक में रहता है। टोटल जितना कमाया था 40% चीजें अभी भी बची हुई हैं, तो टोटल का 40% यूआरपी है। या फिर जितना मार्जिन कमाया था स्टॉक की अमाउंट पे वो मार्जिन लगा लें। एडजस्टमेंट नंबर 3 सारी पढ़ लें। जो लास्ट में मैंने एक डब्बा बना के शेड किया हुआ है वो पढ़ के देख लें, अगर समझ आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आखिर में एक शेडेड डब्बा है, उससे ऊपर ऊपर सारा पढ़ लें एडजस्टमेंट 3। एक बार एडजस्टमेंट 3 सारी पढ़ लें, फिर मैं वो शेडेड डब्बा भी समझा दूंगा।
हाँ जी, एडजस्टमेंट 3। अच्छा, लास्ट वाला डब्बा बताता हूं, बल्कि उससे पहले आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 कर दें। लिख के कर देंगे तो अच्छी बात है, ताकि वर्किंग जितना ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि कंसोलिडेशन के जब 5 पेपर कराने हैं तो बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं। जितना लिख के किया होगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 कर दें।
इतना बड़ा सवाल था।
ज्यादा देर हो गई यार, इतनी देर तो नहीं सोची थी मैंने तो कहना था प्री कर दें, तो अब तो 2 मिनट देर लगा दी। जी चलें, बस बहुत है। इसमें यूआरपी की कैलकुलेशन में कोई इतराज? 9,000 रुपए की चीजें बेची थी, 20% मार्जिन कमाया था, आधी चीजें अभी स्टॉक में है, तो 900 रुपए यूआरपी हो गया, इस पे इतराज? पॉइंट नंबर 4, पेरेंट ने चीजें बेची थी और पेरेंट के डेटर्स में 7,000 आ रहा है, पेरेंट में 7,000 आ रहा है। एस की बुक से टैली नहीं कर रहा। क्यों टैली नहीं कर रहा? एस ने पैसे देते हुए 500 रुपए दिए थे और वो 2 दफा रिकॉर्ड कर लिए। यानी एस ने जब पेमेंट की एंट्री की होगी तो उसने किया ये होगा कि क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट 2 दफा रिकॉर्ड कर गया। रिवर्स कर देते हैं, कैश वापस डेबिट, क्रेडिटर वापस क्रेडिट, कैश डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। ये 7 ठीक है या हमने इसको ठीक किया? अभी ये सही है, मतलब सही इंटरकंपनी बैलेंस 7 है। तो अब 7 यहां से भी उड़ा देंगे और यहां से भी उड़ा देंगे। अभी देख लें मैंने डेट में क्या चेंज किया, 0.5 कहां एडजस्ट किया है? कैश में और क्रेडिटर में, डेटर में तो नहीं किया। लेस तो पेमेंट डबल रिकॉर्ड किया ना, कैश का पे करना डबल रिकॉर्ड किया, एक दफा रिवर्स कर देंगे, पे किया हुआ कैश वापस ले आएंगे। पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 2 दफा कर दिया, अब कैश डेबिट पेबल क्रेडिट, तो कैश डेबिट कैश बढ़ेगा, पेबल क्रेडिट करने से पेबल बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट, पेरेंट ने एस के डिवेंचर्स खरीदे हुए, तो ये ऐसे ही है जैसे पेरेंट ने उसको लोन दिया हुआ है, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट में से निकाल देते हैं और एस के डिवेंचर्स में से निकाल देते हैं। 20% यानी 20,000 में से 4,000, तो वो 4,000 पेरेंट की इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, वहां से निकाल दिया, और एस की लाइबिलिटीज में आ रहा है, वहां से निकाल दिया। गुडविल की वर्किंग में क्यों नहीं लिखा उसको? गुडविल की वर्किंग है ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदने के लिए, ये तो डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट है लास्ट पॉइंट, तो इसलिए इसको गुडविल की वर्किंग में नहीं लिखना, ये सिंपली एक इंटर कंपनी बैलेंस है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देख के आइएगा अगली क्लास में, तो शुक्रिया। अच्छा संडे की ना टाइमिंग में शायद इस संडे को कुछ आगे पीछे करूं, वो ग्रुप में मैसेज देख लीजिएगा। संडे को फिर इंशाल्लाह और एडजस्टमेंट्स करते हैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।